हेलो एंड वेलकम टू टारगेट पॉइंट एकेडमी। आज हम लेकर आए हैं अकाउंटेंसी का सेट नंबर 3। बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं पहले एमसीक्यू की तरफ। लेजर फोलियो, जिसको शॉर्ट में हम एलएफ बोलते हैं, इन द जर्नल इज फिल्ड एट द टाइम ऑफ। जो हमारे पास जर्नल में एक कॉलम लेजर फोलियो का होता है उसको हम किस टाइम फिल करते हैं। जैसे मैंने आपको लास्ट टाइम भी बोला कि अगर हम फॉर्मेट जर्नल का बनाएंगे, पहले में हम लिखते हैं डेट, दूसरे में हम लिखते हैं पर्टिकुलर्स, तीसरे में लिखते हैं हम एलएफ, उसके बाद लिखते हैं हम अमाउंट ऑफ डीआर, उसके बाद लिखते हैं अमाउंट ऑफ सीआर। ये हमारे पास जर्नल का फॉर्मेट है। अब हमारे पास जो सिंपल क्वेश्चन है कि एलएफ को हम किस टाइम पे फिल करते हैं। जब हम लेजर प्रिपेयर करते हैं उस टाइम जो वहाँ पर जो आपका कॉलम होता है, जब हम उसको सारा कुछ ये करते हैं और जो पेज नंबर वहाँ पे होता है उस पेज नंबर को हम यहाँ पे पोस्ट करते हैं। डैट मीन्स के लेजर फोलियो को हम एट द टाइम ऑफ पोस्टिंग जब हम वहाँ पे करते हैं लेजर में, उस टाइम फिल करते है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। डैट मीन अगर आप ऑप्शन अप्रोच पे भी जाओगे बहुत इजी है, क्योंकि बैलेंसिंग और लेजर फोलियो का कोई काम नहीं है। बैलेंस हम डीआर को जब सीआर के साथ बराबर करना होगा। कैरी डाउन हो गया जब हमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक को देखना होता है। डैट मीन्स नन ऑफ द अबव तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो हमारे पास जो बचता है वो है पोस्टिंग। तो उस हिसाब से भी आप इसका जो आंसर दे सकते हो वो है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ। कितने नंबर ऑफ ग्रेस डेज होते हैं। सिंपली आपको याद रखना है कि हमारे पास जो नंबर ऑफ ग्रेस डेज होते हैं वो होते हैं 3। ये आपको याद होना चाहिए कि कितने नंबर ऑफ ग्रेस डेज होते हैं, वो होते हैं 3। तो आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ। द पर्सन हु प्रिपेयर्स ए बिल इज कॉल्ड। वो पर्सन जो बिल को बनाता है, प्रिपेयर करता है, उसे हम क्या कहते हैं अकाउंटेंसी में। क्या हम उसे ड्राई कहते हैं, क्या हम उसे ड्रार कहते हैं, क्या हम उसे पेई कहते हैं, या क्या हम उसे ये सारे नाम देते। आराम से इसको देखकर आंसर कीजिएगा। मैं आपको जल्दी से बताते चलूं कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये आया है, ये कॉन्सेप्ट बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। जब हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ते हैं तब ये कॉन्सेप्ट हमें आया है। तो पहले समझते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है जब भी एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें हम लिखते हैं, जब हमारा अमाउंट जो होता है वो एक्सीड होता है, एक बड़ा अमाउंट होता है, उसमें हम कुछ रिटर्न डॉक्यूमेंट देते हैं ताकि जिससे हमें एक प्रूफ रहे कि हमने इसको पैसे दिए हैं। कल को हमें जो है हमारे पास, या हमने उसको कुछ भेजा है, कल को हमें विद द ड्यू टाइम पे अपने पैसे मिलेंगे, उसको हम कहते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये बड़ा टॉपिक है लेकिन मैं आपको थोड़ा करेक्ट पॉइंट्स इसके बता रहा हूँ कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या चीज़ होती है। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है कि इसको कौन प्रिपेयर करता है। इसमें क्या होता है, इसमें बहुत कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है, कुछ पार्टीज होती है। एक होता है ड्रार। ड्रार वो होता है जो बिल को प्रिपेयर करता है, जो प्रिपेयर करता है बिल को, उसको हम कहते हैं ड्रार। और दूसरा होता है ड्राई, जो बिल को एक्सेप्ट करता है, जिसको आपको बिल देनी होती है। और तीसरा होता है उसमें पेई। पेई होता है जो अमाउंट को रिसीव करता है, अमाउंट को रिसीव करता है, उसको कहते हैं हम पेई। मेरी बात समझ आई। तो ये तीनों आपको, ड्रायर होता है जो बिल को बनाता है, ड्राई होता है जिसको पेमेंट देनी होती है, और पेई होता है जो पैसे को लेता है। तो हमारे पास इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आपको समझ आया होगा। चलते हैं जल्दी से क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ।
व्हेन ए चेक रिसीव्ड फ्रॉम ए कस्टमर इज डिसऑनर्ड हिज अकाउंट इज। जब हमने चेक रिसीव की कस्टमर से और जब हमने उसको बैंक पे लेके गई वो हमें वहाँ पे नहीं निकली, तो जो कस्टमर का अकाउंट है वो क्या हो जाएगा? डेफिनेटली कस्टमर का अकाउंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा डेबिट, क्योंकि उसने अपनी जगह से उसको अपनी लायबिलिटी को कम किया होता है, उसने उसको अपनी जगह पे ये किया होता है, नोट डाउन किया होता है, इसीलिए उसका जो अकाउंट है वो हो जाएगा डेबिट। तो इसका जो राइट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की तरफ। द बैलेंस ऑफ कैश बुक इंडिकेट्स। जब कैश बुक में हमारे पास बैलेंस होती है उसका क्या मतलब होता? मैंने आपको कल भी बोला कि कैश बुक सिर्फ उन्हीं ट्रांजैक्शंस को अलाउ करता है या नोट डाउन करता है जो होती है इन टर्म्स ऑफ ए कैश। अब अगर हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वो हमारे पास है नेट इनकम। नेट इनकम इसके साथ कुछ भी नहीं है। कैश इन हैंड, बिल्कुल ये सही है। जब इट इज़ रिलेटेड विद द कैश तो डेफिनेटली आप ऑप्शन अप्रोच पे भी जा सकते हो और आपका जो सही आंसर है वो है कैश इन हैंड। डिफरेंस बिटवीन डेटर एंड क्रेडिटर, बिल्कुल इसके साथ कुछ नहीं, नन ऑफ द अबव तो आएगा ही नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी जो है, जब भी आपको ये पूछा जाए कि बैलेंस ऑफ कैश वो क्या करता है इंडिकेट, इसका मतलब है कि आपके पास कैश इन हैंड होता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ। इन अ ट्रिपल कॉलम कैश बुक कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज विल अपीयर इन। जब आप ट्रिपल कॉलम क्या, हमारे पास होते हैं 3 टाइप्स ऑफ कैश बुक, सिंगल कॉलम कैश बुक, डबल कॉलम कैश बुक और होता है ट्रिपल कॉलम कैश बुक। इस टाइम हम बात कर रहे हैं किसकी? ट्रिपल कॉलम कैश बुक की। जब हम ट्रिपल कॉलम कैश बुक में जब हम कैश को विड्रॉ कर रहे हैं, कहाँ से? बैंक से। किसके लिए? ऑफिस यूज़ के लिए। तो इसमें हमें कौन कौन वो हम किस किस में दिखाएंगे? क्या हम वो डेबिट साइड ऑफ द कैश बुक ओनली दिखाएंगे? नहीं, इसमें 2 अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं। क्या हम उसको बोथ साइड ऑफ द कैश बुक दिखाएंगे या सिर्फ क्रेडिट साइड में दिखाएंगे? नन ऑफ द अबव में दिखाएंगे? नो। मैंने आपको पहले भी समझाया है, जब भी हम कोई ट्रांजैक्शन करते हैं बिजनेस में तो उसमें ओब्वियसली 2 अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। एक तो होता है डीआर अकाउंट, दूसरा होता है सीआर अकाउंट। तो इसमें हमने ट्रिपल कॉलम कैश बुक में हमने क्या किया? हाँ, एक तो इसमें बैंक आ गया, दूसरा इसमें ऑफिस आ गया। सो डैट मीन्स कि इसमें 2 अकाउंट, डैट मीन्स कि इसमें दोनों साइड जो कैश बुक हैं उनको इफेक्ट पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं, और एक कैश बुक होता है चौथा, डैट इज नोन एज पिटी कैश बुक। क्या होता है? पिटी कैश बुक। अब पहले आप ऑप्शन को देखकर आंसर देने की कोशिश करो, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि पिटी कैश बुक क्या होता है। हर एक बिजनेस में क्या होता है? हर एक बिजनेस में कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक स्कूल खोला, ये भी एक बिजनेस है, उसमें छोटी छोटी चीज़ें भी होती है। लाइक हमारे पास होते हैं कैरेज, हमारे पास होता है टेलीग्राम, हमारे पास होता है पोस्टेज, या हम बोलते हैं पेन, पेंसिल, इरेजर, पेपर्स या टी वगैरह। तो उसमें हम उसको हम किस में नोट डाउन करते हैं, इसको हम किस अकाउंट में डालते हैं? इसके लिए हम अलग अकाउंट नहीं बना सकते। इसके लिए हम क्या करते हैं? इसको हम एक ही अकाउंट में डालते हैं, जिस अकाउंट का नाम हमने क्या रखा है? पिटी कैश बुक। तो जब भी हमें छोटी छोटी चीज़ें लानी होती है बिजनेस के लिए तो हम उसको नोट डाउन करते हैं किसमें? पिटी कैश बुक में। अब देखते हैं ऑप्शन अप्रोच की तरफ। जो हमारा पहला ऑप्शन है सैलरीज टू स्टाफ, नहीं, वो तो सैलरी अकाउंट होता है, डेफिनेटली नहीं, क्योंकि और वो बड़ा भी है। परचेज ऑफ फर्नीचर, नहीं, ये तो अलग आएगा, फर्नीचर फिटिंग अकाउंट में आएगा। एक्सपेंस रिलेटिंग टू पोस्ट एंड टेलीग्राम, आपने कभी भी ये नहीं सुना होगा कि टेलीग्राम फॉर ₹10 लगते हैं उसको, या पोस्टिंग को 10 या 5 रुपये लगते हैं। तो हम इसके लिए अलग अकाउंट नहीं बनाते हैं, इस सब को हम डालते हैं पिटी कैश बुक में। और पिटी कैश बुक जो इसको प्रिपेयर करता है उसको हम बोलते हैं पिटी कैशर। ये आपसे पूछ सकते हैं
उसको हम बोलते हैं पिटी कैशर। ये आपको पता होना चाहिए जो इसको प्रिपेयर करता है। पिटी का सिंपल मतलब होता है स्मॉल। इसका अगर लेटिन वर्ड देखा जाए तो ये सिंपली होता है क्या, स्मॉल। मेरी बात समझ आई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की तरफ। द बैलेंस इन द पिटी कैश बुक इज, जो बैलेंस होती है पिटी कैश बुक में वो क्या होती है। ओब्वियसली जो भी पिटी कैश बुक में बैलेंस होती है वो हमारे पास एक एसेट होता, क्या होता है हमारे पास, वो हमारे पास एक एसेट होता है। मैं समझाऊंगा आपको। फॉर एग्जाम्पल ये एसेट कैसे है, ये लायबिलिटी क्यों नहीं, इनकम क्यों नहीं, ऑल ऑफ द अबव क्यों नहीं। सिंपल मैं आपको समझाऊंगा एक एग्जाम्पल से। मानो कि हमारे पास क्या होता है, मैंने कुछ दिन पहले, एक वीक पहले, फॉर एग्जाम्पल मैंने जून 1 2023 को मैंने क्या किया, मैंने 1000 रुपये रखा पिटी कैश बुक में। जो पिटी कैशर को मैंने 1000 रुपये दिए, मैंने बोला इसको ये लो, क्योंकि कभी कभार मैं चाय पीता हूँ या मैं कुछ खाता पीता हूँ, ये आप रखिए पहले। उसके बाद मैंने सिर्फ 940 रुपीज़ में इस मंथ या इस वीक में चाय पी। तो जब मेरे पास नेक्स्ट मंथ आता है, जब मैं 1 जुलाई 2023 को जब मैं जाता हूँ इसके पास, तो ये मुझे बोलता है कि आपको क्या, आपके पास सिर्फ आपने 940 को ही ये पिया है और रेस्ट जो आपके पास है वो आपके पास बैलेंस बच गया, और मैंने उसको नेक्स्ट मंथ जो है फिर से 1000 रुपये दिया। डैट मीन्स कि जो मेरे पास ये 60 रुपीज़ बचे, डेफिनेटली ये मेरे पास एसेट है। फिर अगर मैं टोटल बैलेंस बोलूँ तो मैं बोलूँगा मेरे पास 1060 मेरे पास बैलेंस है। तो ये आपका ये पैसा होता है वहाँ पे। डैट मीन्स कि इसको हम इसीलिए क्या बोलते हैं, एसेट बोलते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ। अकॉर्डिंग टू गोइंग कंसर्न ए बिजनेस इज एज्यूम्ड एज हैविंग। ये प्रिंसिपल्स में आता है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में, उसमें भी एक, कल हमने 2 पढ़े थे, आज हमारा और एक प्रिंसिपल है गोइंग कंसर्न। गोइंग कंसर्न होता है कि ओब्वियसली जब कोई इंसान कोई बिजनेस स्टार्ट करता है उसका यही एम रहता है कि मेरा बिजनेस कंटिन्यू चले। उसने ये नहीं सोचा है कि मैं बिजनेस को कब क्लोज करूँगा। डेफिनेटली तो इसका जो राइट आंसर आएगा, मतलब वो ये सोच के चलता है कि मुझे कंटिन्यू बिजनेस को चलाना है, मुझे बिजनेस को बंद नहीं करना है। क्योंकि बिजनेस इंसान डालता है इसलिए है कि मैं एक अमीर शख्स बनूँ, मैं ज़्यादा पैसा कमाऊँ, ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। तो इसमें अब ऑप्शन की तरफ चलते, लिमिटेड लाइफ बिल्कुल भी नहीं है, इनडेफिनेट पीरियड बिल्कुल। वो चाहता है कि मेरा जो बिजनेस है वो इनडेफिनेट पीरियड के लिए चले, और उसने बिल्कुल भी ये नहीं सोचा है कि मैं इसको कब क्लोज करूँ। लॉन्ग लाइफ ये तो पता नहीं है कि लॉन्ग लाइफ होगी नहीं होगी, ऑल ऑफ द नहीं आएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की तरफ। कैश डिस्काउंट इज प्रोवाइडेड ऑन। हम कैश डिस्काउंट किसको देते हैं, ये 2 कंसेप्ट है। एक होता है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा होता है कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्या होता है, सिंपली आपको याद रखना है कि कैश डिस्काउंट होता है, क्योंकि आपको पता है कि क्रेडिट जो होता है, जब हम क्रेडिट पे कुछ, ये एक इट्स अ पार्ट ऑफ बिजनेस। क्योंकि उधार के बगैर बिजनेस कुछ नहीं है। उधार भी कुछ लोगों को उधार भी देना होता है और पैसे के साथ भी, तभी आपका बिजनेस सक्सेसफुल रहेगा। तो जब आप किसी पर्सन को या कस्टमर को कोई चीज़ उधार में देते हो, फॉर एग्जाम्पल आपने एक कस्टमर को 10,000 का फ़ोन क्रेडिट बेस पे दिया, और वो उस चीज़ को एंजॉय करता है जो आप उसे देते हो, फ़ोन को चलाता है, लेकिन वो आपको बोलता है कि मैं आपको फ्यूचर में पैसे दूंगा। इसका मतलब है कि आपको अब पैसों की ज़रूरत पड़ती है, वो आपको बोलता है कि 1 मंथ तक मैं पैसे दूंगा। आप उसको बोलते हो कि आप मुझे 10 दिन पहले ही दे दो, बिफोर एक्सपायर डेट आप मुझे पैसे दो, लेकिन आप मुझे 8,000 ही दो। आप मुझे 8,000 रुपीज़ दो, लेकिन मुझे आप बिफोर 10 डेज दे दो। अगर वो उसे, क्योंकि वो उसको क्या करता है, इनकरेज करता है कि आप मुझे 10 दिन पहले ही पैसे दो, एक्सपायर डेट होने से पहले ही, तो इसको हम बोलते हैं कैश डिस्काउंट। अब देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ पे ये हमें फिट हो रहा है।
इट इज़ प्रॉम्प्ट पेमेंट, बिल्कुल, ताकि मेरी जो पेमेंट फंसी हुई है वो मुझे जल्दी से जल्दी बिफोर ड्यू डेट में वापस आए। तो इसका जो पहला ही ऑप्शन वो, अगर दूसरा सेल्स के साथ कुछ नहीं है, परचेज के साथ कुछ नहीं है, नन ऑफ द अबव, तो आएगा ही नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 की तरफ। द ट्रांजेक्शन विल बी ट्रीटेड ऑन ए कॉन्ट्रा एंट्री व्हेन। हम कॉन्ट्रा एंट्री को, हम ट्रांजेक्शन को कब कॉन्ट्रा एंट्री में कंसिडर करते हैं। पहले समझते हैं कॉन्ट्रा एंट्री क्या चीज़ होती है। कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जिसमें दोनों अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। जिसमें क्या होते हैं, जिसमें दोनों साइड से अकाउंट को इफेक्ट पड़ता है, जिसमें कैश बुक को भी इफेक्ट, कैश अकाउंट को भी इफेक्ट पड़ता है, और जिसमें बैंक अकाउंट को भी इफेक्ट पड़ता है। तो इसका मतलब है कि कॉन्ट्रा हम क्या बोलते हैं, सिंपली जिसमें बोथ कैश एंड बैंक अकाउंट को इफेक्ट होता है, उसको हम कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं। जो कॉन्ट्रा है ये खुद एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है अपोजिट। डैट मीन्स कि इसमें डेबिट पे भी इफेक्ट पड़ता है और इसमें एंट्री क्रेडिट में भी होती है। एक की साइड में नहीं होती, उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अब इसमें ये बोल रहा है कि इसमें कौन सा ये आएगा, कैश विड्रॉ फॉर बैंक फ्रॉम बैंक फॉर पर्सनल यूज़। जब आप कैश निकालते हो बैंक से फॉर पर्सनल यूज़ के लिए, तो क्या इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आपने कैश बैंक से निकाला, इसमें एक ही अकाउंट इन्वॉल्व होता है। चेक रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर एंड डिपॉजिटर, आपने कस्टमर से चेक रिसीव की, इसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता है, आपने कस्टमर से ली, दैट मीन्स ये भी इन्वॉल्व नहीं होता है। कैश ड्रू फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, इसमें दो चीज़ें इन्वॉल्व होती है, इसमें कैश भी इन्वॉल्व होता है, इसमें बैंक भी इन्वॉल्व होता। दैट मीन्स इसका मतलब है कि इसमें दो अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं। तो राइट आंसर जो हमारा रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि इसमें दोनों चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। बैंक चार्जेस एंड इंटरेस्ट आर रिकॉर्डेड इन, जो बैंक हमसे चार्ज लेता है और इंटरेस्ट लेता है वो हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे? डेफिनेटली वो हम करेंगे बैंक कॉलम में रिकॉर्ड, क्योंकि डेट इज डायरेक्ट रिलेटेड विद द बैंक। सो डेफिनेटली बैंक कॉलम में उसको रिकॉर्ड करेंगे। लेजर फोल्ड के साथ कुछ भी नहीं है, डिस्काउंट कॉलम के साथ कुछ भी नहीं है, कैश कॉलम के साथ कुछ भी नहीं है। तो राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें है कि BRC क्या होता है, बैंक रिकॉग्निशन स्टेटमेंट क्या चीज़ होती है। अगर हम इस चीज़ को देखेंगे, पहले ऑप्शन को आराम से देखिए, उसके बाद हम थोड़ा सा जल्द समझिए कि BRC क्या चीज़ होती है। सिंपली क्या होता है, अगर हम BRC को देखेंगे, BRC एक ऐसा लिस्ट होता है, फॉर एग्जांपल जब हमें डिफरेंस आती है बिटवीन द बैंक बैलेंस एज पर कैश बुक एंड एज पर पासबुक, ये इस चीज़ को रेक्टिफाई करती है। जो भी फॉर एग्जांपल जो भी एरर्स होंगे जब हमने कैश बुक पे ट्रांजैक्शन की होगी, पासबुक पे नहीं हुई होगी, या पासबुक पे हुई होगी कैश बुक पे नहीं होगी, या हमें स्टेटमेंट बनाने में इशू आएगा। फॉर एग्जांपल हमारे पास कैश बुक में एक बैलेंस होगी, हमारे पास पासबुक में दूसरी बैलेंस होगी, उस चीज़ को रेक्टिफाई करने के लिए हम BRC को प्रिपेयर करते हैं। आई होप कि आपको ये चीज़ समझ आई होगी। तो इसका मतलब है कि हमारा जो ऑप्शन बोल रहा है, क्या ये पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम है? बिल्कुल भी नहीं, इसको डबल एंट्री के साथ कुछ भी नहीं है। क्या ये डबल एंट्री का सिस्टम नहीं है? बिल्कुल भी, इट इज़ नॉट ए पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। ये सिर्फ हमें डिफरेंस बताता है, बैलेंस एज पर कैश बुक एंड बैलेंस एज पर पासबुक, उन चीज़ को ये रेक्टिफाई करता है। पार्ट ऑफ बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें कैश बुक भी इन्वॉल्व होता। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ए BRC स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय, यस, BRC को कौन प्रिपेयर करता है? ऑलवेज रिमेंबर कि जो BRC है उसको अकाउंट होल्डर प्रिपेयर करता है। कौन करता है? कस्टमर या अकाउंट होल्डर इसको क्या करता है? प्रिपेयर करता है। इन कैश बुक फेवरेबल बैलेंस इंडिकेट्स, फेवरेबल मीन्स प्लस बैलेंस। जब कैश बुक में आपके पास फेवरेबल प्लस बैलेंस होती, इसका मतलब क्या होता
है। इसका मतलब है कि आपके पास, जब प्लस मैंने बोला इसका मतलब है कि आपके पास डेबिट बैलेंस है एज पर कैश बुक, नॉट एज पर पासबुक। एज पर कैश बुक फेवरेबल बैलेंस का मतलब आपके पास डेबिट बैलेंस है। अगर होता एज इन पासबुक फेवरेबल बैलेंस मीन्स, तो आपको लिखना था क्रेडिट बैलेंस। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, क्योंकि कैश बुक और पासबुक में, अगर कैश बुक में फेवरेबल बैलेंस होगी तो डेबिट होगा, अगर कैश बुक में अनफेवरेबल बैलेंस होगी तो क्रेडिट होगा, अगर पासबुक में फेवरेबल बैलेंस होगी तो क्रेडिट होगा, अगर पासबुक में अनफेवरेबल बैलेंस होगा तो डेबिट होगा। इस चीज़ का आपको याद रखना चाहिए। गुडविल क्या होता है? डेफिनेटली इजी क्वेश्चन है। गुडविल होता है अनटेंजेबल एसेट, वो एसेट जिसको हम देख नहीं सकते लेकिन इसका बिजनेस में बहुत बड़ा रोल होता है। अब चलते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इज प्रोवाइडेड ऑन, डेप्रिसिएशन हम किस पे लगाते हैं? हम डेप्रिसिएशन किस चीज़ पे लगाते हैं? बिल्कुल, डेप्रिसिएशन हम करंट एसेट पे नहीं लगाते हैं, डेप्रिसिएशन हम इंटेंजिबल एसेट पे नहीं लगा, उस पर क्या डेप्रिसिएशन रहेगा? गुडविल पे क्या डेप्रिसिएशन रहेगा? ट्रेडमार्क पे क्या डेप्रिसिएशन? कुछ भी नहीं। ऑल ऑफ दीज तो नहीं आएगा, क्योंकि इंटेंजिबल नहीं आएगा तो ऑल ऑफ दीज खुद ही कैंसल। तो वहाँ पर हमारा बचता है फिक्स्ड एसेट। फॉर एग्जांपल, मैंने एक कार ली है 2023 में, अगर मैं उस कार का ट्रू वैल्यू निकालूंगा तो डैट मीन्स कि वो उस कार में 10% आप कम करो। अगर मैंने 5 लाख की लाई है तो उसमें आप 10% घटा के देखो कितना रहता है, तो वो आपका डेप्रिसिएशन जो है वो आपके फिक्स्ड एसेट। या बिल्डिंग, अगर मैंने मकान बनाया उसको मुझे 10 लाख रुपए लगे हैं, अगर मुझे उसको बेचना है 2 साल के बाद तो उसको मुझे 9 लाख ही आएंगे। सो डैट मीन्स ये फिक्स्ड एसेट पे लगता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। सिंगल एंट्री सिस्टम कैन बी अडॉप्टेड बाय, सिंगल एंट्री सिस्टम जो है इसको हम अडॉप्ट कहाँ पे करते हैं? सिंपली इसको हम करते हैं छोटी छोटी फर्म्स में। कहाँ पे ये याद रखना, तो सिंगल एंट्री सिस्टम कभी भी बड़ी फर्म्स में नहीं लगाते हैं या डबल एंट्री सिस्टम में नहीं लगाते, इसको हम कहाँ पे लगाते हैं? छोटी छोटी फर्म्स में। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। कम टू द 59 क्वेश्चन। फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर, जो हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है, इट इज पॉसिबल टू प्रिपेयर, क्या हमारे पास पॉसिबल है प्रिपेयर करना? किसको? लेजर अकाउंट को बिल्कुल भी नहीं कर सकते, ट्रायल बैलेंस को तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, तो हम कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को हम प्रिपेयर कर सकते हैं अगर हमारे पास इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स होगा। अगर हमें कंप्लीट रिकॉर्ड्स होगा तभी हम ट्रायल बैलेंस और लेजर अकाउंट को प्रिपेयर कर सकते हैं। अब आज का लास्ट क्वेश्चन है, करंट लायबिलिटीज आर सच ओब्लिगेशंस व्हिच आर टू बी सेटिस्फाइड। जो हमारे पास करंट लायबिलिटीज हैं उनको हमें कब ये करना चाहिए? क्या हम उनको विद इन 2 ईयर करना चाहिए, विद इन 1 ईयर करना चाहिए, विद इन 3 ईयर करना चाहिए, या नन ऑफ द एबो? तो इसके लिए इसको हम, जब करंट आ गया, मैंने आपको पहले भी बोला कि करंट मतलब आपको विद इन अकाउंटिंग पीरियड में इसको फिनिश आउट करना है, विद इन 1 अकाउंट पीरियड। सो डैट इसका राइट आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर 1 है। आई होप कि आपको समझ आया होगा। अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लग रहा होगा, आपको पूरा समझ आया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक भी करो मेरी वीडियोस को। कोई सजेशन हो गया तो कमेंट बॉक्स में दे दो। गुड लक फॉर द डे।